हम लोग का आज क्लास सेकंड है। कल जो जो हम लोग किए थे उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग किए थे कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग थोड़ा टैक्स के बारे में जाने थे, गुड्स और सर्विस के बारे में जाने थे। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला से तो याद ही होगा सबको। उसमें हम लोग डायरेक्ट धुंधला याद। हाँ ठीक याद है? बिल्कुल। उसके बाद क्या पढ़े थे? थोड़ा मोड़ा ये देखे थे कि कैसे चार्ज किया जाता है, एक इंक्लूसिव मेथड पे और एक एक्सक्लूसिव मेथड पे। कैसे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है। इंट्रा स्टेट का मतलब पता है, इंटर स्टेट का मतलब पता है। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया क्या, कोई बता? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। और इसका मतलब क्या हो गया? इंटर स्टेट का मतलब आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है? फ्रॉम दी अदर स्टेट जब कोई ट्रांजेक्शन होगा उसको इंटर स्टेट बोलेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट के कल बारे में बताए थे, वो तो ध्यान पे होगा। 20 लाख, 40 लाख। हाँ याद है। नोट्स भी भेजे थे, वो देखा ही होगा, उसमें जो दिया ही हुआ है डिटेल, देखो तो। ठीक है? अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ₹1 का भी ट्रांजेक्शन हुआ तो वो क्या करना पड़ेगा? उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा एक बात पूछना था सिर्फ, जैसे कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख का, तो उसमें जो है वो आप बताए थे कि 40 लाख से जिसका टर्नओवर ऊपर होगा उसको मैंडेट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाँ। तो वो जनरल स्कीम में ना जीएसटी के, नहीं वो तो फिर बाद का बात है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात है। उसको रजिस्टर कराना है, इतना तो पक्का है। अगर ठीक है, क्योंकि अगर जिसका 40 से नीचे है उसको भी तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, जैसे इनकम पोजिट स्कीम। नहीं नहीं नहीं, 40 से नीचे है तो कम्प्लीटली वो वॉलेंट्री है। अगर आप चाहते हैं तो करा सकते हैं, अगर आपको नहीं कराना है नहीं करा सकते। अगर आपका टैक्स गुड्स नहीं में देगा? नहीं, उसको कराने का कोई जरूरत नहीं है, टैक्स पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको इस चक्कर में जाना ही नहीं है। एक्चुअली जो बोल रहे हो कि टैक्स नहीं देगा, एक्चुअली वो टैक्स तो देगा ही, हमको नहीं देगा। जो जिससे वो सप्लाई लेगा उसको तो वो टैक्स का अमाउंट पे कर ही रहा होगा। अच्छा सपोज कीजिए कि अगर हम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा अगर टर्नओवर 40 से नीचे है, ठीक है, तो हमको जीएसटी लाना जरूरी नहीं है फिर? नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ओके ठीक है। तो देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं थोड़ा इसी पे हम लोग एलाबोरेट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएसटी को चार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है? तो चार्ज करने का तरीका हम लोग देखते हैं कि जीएसटी शुरू कहाँ से होता है, कैसे कैसे वो तुम्हारे तक पहुंचता है, किस किस स्टेज पर उसको चार्ज लगाया जाता है, ठीक है? और कैसे काम होता है, ठीक है? तो चलो ये मानते हैं कोई मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है बिजनेस, मैन्युफैक्चरर करता है किसी चीज का, कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम ले लो, जैसे मान लो शर्ट पैंट बिजनेस है उसका, ठीक है? और ये जो बिलिंग करता है वो किस बेसिस पे करता है? एक्सक्लूसिव पे, यानी कि आवाज कहाँ से रहा? कोई जो है जो कि काम करता है वो एक्सक्लूसिव नेचर का बिलिंग करता है, जो कल बताए थे, ठीक है? यानी कि जो वो अमाउंट लिखता है वो उस पर टैक्स चार्ज करके सामने वाले पार्टी को देता है, और वो क्या करता है? उससे टैक्स लेकर के गवर्नमेंट को पे करता है। तो चलो मानते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसका जो प्राइस वो कोट किया है, ठीक है, वो मान लो कि किया है ₹1000, ठीक है? वो क्या करता है? बोलता है कि भाई अब इस पे हमको टैक्स चाहिए। वो सामने वाले पार्टी को देता है कि इसको होलसेलर को, या डीलर पहले रखते हैं, डीलर को मान लो कि देता है, बोलता है कि भाई डीलर को ये पेमेंट
करना है, क्या करना है, 1000 रुपीज इसका, प्लस में उसको क्या करना है, जीएसटी पे करना है, कितना 18% से चार्ज करता है 180 रुपीज, तो उसको टोटल पे करना पड़ेगा 1180। ठीक है, उसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो डीलर है वो अपने बुक्स में क्या सोच करके कैसे अमाउंट लिखेगा, देखो क्या करना होता है यहाँ पे कि अब जो डीलर का बारी आया कि जब डीलर क्या करेगा यहाँ पर कि वो इस 1000 रुपीज तो उसका कॉस्टिंग उसको पता है कि मेरा लग रहा है, और वो 180 रुपीज उसको पे किया है, तो टोटल 1180 हो गया। तो उसके लिए कॉस्टिंग तो टोटल उसको दिखेगा कितना, एक जनरल टर्म में 1180 1180 दिखेगा कि भाई उतना पेमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन वो किसके अगेंस्ट लिखेगा, मतलब कि मान लो कि जो कॉस्टिंग लिख रहा है 1180 वो किसके किसके, शर्ट के अगेंस्ट कितना लिखेगा, जनरल कॉन्सेप्ट से तो आता है कि 1180 लिख देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने उसको इतना पे किया है शर्ट के एवज में। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप काम कीजिए कि ये जो 180 है ना, ठीक है, आप हमको पे कर रहे हैं, कौन पे करेगा, ये डीलर जो कि इससे लिया है। एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं पहले कि जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसी का लाइबिलिटी बनता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, समझ रहे हो, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वही पे करेगा, वही पे करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम जा करके किसी शॉपकीपर से सामान लेते हैं और उसको अलग से टैक्स पेमेंट करते हैं, तो ये मेरा लाइबिलिटी नहीं बन रहा है कि हम गवर्नमेंट को पे करें, और तुमको भी पता होगा ऐसा हम लोग करते नहीं है। ठीक है, तो वो कौन, उसका लाइबिलिटी, उसको उसका किसका लाइबिलिटी बन जाएगा, वो अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का जो उसको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो डीलर ने 180 क्या किया है, यहाँ से कलेक्ट कर लिया है? तो ये गवर्नमेंट को क्या करेगा, 180 कहीं पे नहीं तो कहीं पे करेगा। ठीक है, तो ये शर्ट का प्राइसिंग लिख देगा कि भाई हम 1000 कर दिए हैं, और 180 जो है अलग से हम टैक्स पेमेंट करके, यानी कि डीलर को टैक्स पेमेंट लिख देते हैं पूरा यहाँ पे, फॉर जीएसटी टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को जो है वो पेमेंट किया है, वो कितना 180 करके अपना रखेगा। ठीक है, तो बात आएगा कि फिर ये 180 का करेगा क्या, क्योंकि इसका कॉस्ट लग चुका है ना, तो इसके लिए वो क्या करेगा उसके बारे में हम लोग अब आगे समझते हैं। अब ये मान लो कि जो डीलर है वो 1000 रुपीज का शर्ट सामने वाले पार्टी से खरीद लिया, और इसका कॉस्टिंग वो 1000 ही रखा, और रख करके वो आगे क्या किया, सामने किसी होलसेलर को सेल किया अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए। ठीक है, 1000 रुपीज का था, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपना कुछ ऐड किया, मान लो कि 10%, यानी कि 100 रुपीज ऐड किया, और इसको जो है सामने वाले यानी कि टू होलसेलर को जो है 1100 पेमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब 1100 पेमेंट करने के लिए बोला, तो क्या वो 1100 करेगा, नहीं, ये भी कहेगा कि भाई होलसेलर के लिए 1100 हुआ, इस पे टोटल टैक्स आप हमको 18% पे कर दीजिए, जो भी अमाउंट आएगा आप हमको पे कीजिए यहाँ वाला अमाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18%, 180 और 18 कितना हो जाएगा, 206 नहीं 208, 1118%। तो ये आ जाएगा 180 और 18 298 नहीं 198 आएगा, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 1298। ठीक है, तो 1298 का अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा। तो अब ये भी जो है होलसेलर क्या करेगा कि ये किस प्राइस को लेकर के चलेगा, इस प्राइस को नहीं, वो भी सोचेगा क्या चीज कि ये वाला पार्ट जो है हम उसको पे किए हैं, तो ये भी इसको साइड में लिख देगा कि भाई टैक्स पेड टू होलसेलर अगेंस्ट जीएसटी, टैक्स पेड टू होलसेलर अगेंस्ट जीएसटी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देगा। अब ऊपर चलते हैं, पहले फिर से देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरर शर्ट मैन्युफैक्चर किया 1000 रुपीज का, उसने 18% का जीएसटी लगाया, लगा करके सामने वाले पार्टी को 1180 में सेल कर दिया।
सामने वाला हम्म। पार्टी उसका कॉस्टिंग पड़ा उसको 1180, लेकिन वो जब देखा कि सर्ट और टैक्सेशन का जो वैल्यू है वो अलग अलग सेपरेट करके उसको दिखाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 1000 रुपीज सर्ट का है और टैक्स का वैल्यू जो है 180 है। ठीक है, हम्म। तो हुआ कि ठीक है भाई ये 180, तो ये क्या करेगा, ये वाला पर्सन ये 180 क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा है। हम्म। अब इसका लाइबिलिटी कितना बनेगा, 1000 रुपीज का था, 100 रुपीज ऐड किया, 1100 आया। ठीक है, 1100 में से टैक्स लाइबिलिटी इसका कितना बना, 198, जो ये सामने वाले पार्टी से रिकवर किया है, यानी कि वसूला है सामने वाले से। तो अब ये 190 रुपीज 8 रुपीज इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने वाले से पेमेंट किया है वो। यही आगे फिर बढ़ते हैं, अभी रुक जाओ, कुछ बोलना नहीं। ठीक है, ये 190 को गवर्नमेंट को पे करने के लिए वो लाइबल हो जाएगा है कि भाई इनको पे करना है। आगे बढ़ते हैं, जब होलसेलर के बाद जब ये रिटेलर के पास जाता है, तो ये अपना 20% मार्जिन रख के शर्ट को सेल करता है। ठीक है, 1100 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 12 दिन 120, 120 और 12 1320। 1320 में ये कोट किया सामने वाले को प्राइस कि भाई हम तुमको सेल करेंगे, उस पर टैक्स चार्ज किया 18% से। ठीक है, जो भी प्राइस आया वो उसको कोट किया, तो आया तुमको 238 रुपीज तो अप्रोक्स में 1500 हो लिख गया रहे हैं। 1500, ठीक है, सॉरी 15 से 58। 1558 हो गया। ठीक है, अब इसके पास कितना लाइबिलिटी बना, क्योंकि इस अब रिटेलर जो है ये बोलेगा कि भाई सामने वाले को हम पेमेंट कर चुके हैं, ऊपर ये गवर्नमेंट को ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेगा कि भाई हम होलसेलर को जो है पे कर चुके हैं। अब रिटेलर क्या करेगा कि रिटेलर ये लेकर के, कितना प्राइस हुआ है 1320, रिटेलर जो है कस्टमर के लिए कोट करेगा यही शर्ट उठा करके, कितने का बोलेगा कि भाई हम 1600 रुपीज इससे आप लेंगे। 1600 नहीं रखते हैं, मान लो कि वो इसको कोट करता है 2000 में, कि भाई 2000 में जो है हम इस शर्ट का चार्ज करेंगे सामने वाले पार्टी तो से। वो बोलता है 1558 का निकला। क्या, वो उसका कॉस्टिंग प्राइस था, ये जो निकला 1320 रुपीज रिटेलर के। देखो देखो पीछे कीजिए रिटेलर ना। के हैंड में अभी देखो क्या क्या आ जाएगा, शर्ट का कॉस्टिंग कितना है उसका 1320, पेमेंट ऑफ जीएसटी टू, किसको था वो, होलसेलर को, कितना था 258 238 238 पेमेंट किया है उसको, ये उसके हैंड में है। वो अब मार्केट में शर्ट का प्राइस जो है वो कोट करता है कि भाई जब मार्केट में हम जब सेल करेंगे तो वो उसको कोट कर दिया 2000 में कि भाई 2000 में हम सेल करेंगे। कस्टमर उससे परचेज करने के लिए गया कि भाई हमको शर्ट दे दो, शर्ट को वो सेल किया, उसको वो 2000 में दे दिया, तो उसके लिए भी वो बिल जनरेट करेगा जो कल बताए थे। अब यहाँ पर क्या हम लोग आ गए, इंक्लूसिव नेचर में 2000 का प्राइस वो सामने वाले को कोट कर चुका है। तो जब वो बिलिंग करेगा तो वो बोलेगा सर आपके शर्ट का प्राइस जो भी हुआ उस पर कुछ टैक्स चार्ज करते हुए इसका जो है यानी कि जीएसटी एट द रेट 18%, ठीक है, आपका टोटल वैल्यू आएगा सर 2000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बैक कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 1.18 into 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1694.92 1694.92। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करेंगे 18% चार्ज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 305.08। ठीक है, अब चलो इसी का हम लोग केवल अकाउंट एक बार चेक करते हैं क्या क्या इसका सिचुएशन रह रहा है। ठीक है यार, एक ही हम लोग सेल किए हैं तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं देखने को। तो ये क्या किया, शर्ट का प्राइस जो इसको 1320 का पड़ा था ये इसको बेच रहा है कितने में, 1694 में, क्योंकि ये 305.08 जो है ये टैक्स कलेक्ट किया है, जो कि अब लाइबल होता है पेमेंट करने के लिए किसको, गवर्नमेंट को। भाई गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 305 रुपीज। तो होता है कि ठीक है भाई हम पे कर देंगे,
सेकंड 1694 जो है वो पे किसको कर रहा है, किसके अगेंस्ट में ले रहा है, 1320 के अगेंस्ट में। तो जब 1320 के अगेंस्ट में ले रहा है तो उसको अराउंड यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो कि वो पहले से 238 रुपीज का टैक्स पेमेंट किए हुए है जो शर्ट लेते वक्त वो लिया था, ठीक है। और 305 अलग से पेमेंट वो गवर्नमेंट को करेगा, ठीक है। तो 500 का उसको यहाँ पर अलग से नुकसान है। और ये बेचा कितने का है, 1320 1694, मतलब कि अराउंड मानते हैं 300 रुपीज का, ठीक है। 300 का उसको प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है अपने शर्ट के सेल करने पे विदाउट टैक्स, लेकिन आफ्टर टैक्स लॉस में चला जाएगा क्योंकि 500 का वो अलग से टैक्स पेमेंट किया है। होगा कि नहीं होगा, समझ रहा है सर ना अभिषेक? सिमरन नहीं हाँ समझ रही होगी। सिमरन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना 238 आपको ये पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है ना उससे ऑलरेडी ले चुके हैं। यानी कि जो आपके पहले जो लोग सेल, आपको जो पर्सन सेल किया, यानी कि जो होलसेलर आपको सेल किया है प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो है वो हम ले चुके हैं, गवर्नमेंट कहती है। तो आप एक काम कीजिए कि ये जो 305 आप जो पेमेंट किए हुए हैं ना, आप इसको इसमें से ये माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये पार्ट जो है हम ऑलरेडी उससे ले चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ 305 प्रॉफिट मेकिंग पे 305 माइनस 238, ठीक है। 8 67 रुपीज। तो अराउंड 67 रुपीज इसका ये लाइबिलिटी बनेगा कि भाई आपको 67 रुपीज ही पे हमको करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये 238 अमाउंट जो है जब हम डीलर से सामान ले रहे थे तो वो हमको कोट किया था ना 238 रुपीज यहाँ पे कि भाई 238 रुपीज आप मेरे को पे कीजिए टैक्स का, जो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे बाद में। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है जब चार्ज करने जब यहाँ पर आता है तो ये इसका लाइबिलिटी ये बनता है 305। ठीक है। तो ये उसको पेमेंट कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ये 305 अमाउंट टोटल पे करेगा, नहीं करेगा क्योंकि 238 जो है उसको मिला हुआ है। और ये 238 क्या ये भी पूरा पे करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बोलेगा कि भाई साहब हम भी तो 198 पहले पे किए हुए हैं, 180 यहाँ पे 198 रुपीज हम पहले भी पे किए हुए हैं, ठीक है। तो होगा कि ठीक है, तो कितना हुआ टोटल 238 माइनस 198, यानी कि अराउंड 40 रुपीज ये गवर्नमेंट को पे करने के लिए फिर लाइबल बनेगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से और ऊपर जाएंगे डीलर के पास। डीलर इसको कितने में सेल किया था और कितना टैक्स रिकवर किया था उससे, क्योंकि ये 198 जो है ये जो डीलर इससे वसूला है, ठीक है, रिकवर किया है, इसके भी लायबिलिटी बना होगा 198 है। लेकिन ये तो ऑलरेडी पे किए हुए कि इसको मैन्युफैक्चरर को कितना 180 रुपीज, ठीक है। तो ये भी बोलेगा कि सर हम 198 रुपीज क्यों पे करें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डीलर को 180 पे किए हुए थे, तो 198 माइनस 180 हम कर देते हैं, हमको केवल 18 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले तो कोई है नहीं, तो ये जितना वसूला है भाई इनको टोटल का टोटल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना जो शर्ट कोट किए हैं प्राइस 1000 रुपीज वो अलग से गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट किए 180 रुपीज। तो भाई इनको तो भाई गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के नाम पर अगर आप लिए हैं पैसा तो ये उसको चला जाएगा, हो गया। तो इसमें एक चीज समझे कि टैक्स जो भी आप पे कर रहे हैं, यानी कि जो भी जीएसटी, अब चलो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। पहले अब रिटेलर का पहले समझ लेते हैं कि अब रिटेलर के सिचुएशन में ये चला गया, ठीक है, ये चला गया। ये लोग तो चलो ठीक है बोल दिया कि भाई हम 238 माइनस वो पे कर देंगे जिसको कि भाई हम पेमेंट किए हैं। रिटेलर के हैंड में जाने पर क्या ये वाला पोर्शन रिटेलर कुछ बेनिफिट उठा पाएगा क्या इसका? नहीं ना उठा पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो 305 रुपीज इसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ये कितना पे करना पड़ रहा है उसको देखो 1694 रुपीज पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, ये 1694 पर इसको 305 रुपीज पे करना पड़ रहा है, ठीक है।
और एक्चुअली में गवर्नमेंट को टोटल कितना मिल रहा है 305 रुपीज, क्योंकि जब जब लोग ये अमाउंट पे करने जा रहा है कलेक्ट करने, तो वो लोग उस अमाउंट को माइनस कर दे रहा है जो कि उसने पहले पेमेंट किया था। ठीक है? तो एक्चुअली में गवर्नमेंट को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है 305 रुपीज ही रिसीव हो रहा है। समझ रहे हो ना? इसको हम लोग एक्सेल पे अलग से करके देखेंगे अभी, ठीक है, जिससे कि पूरा क्लैरिटी आएगा कि हाँ भाई ये चीज ऐसा हो रहा है। ठीक है। कोई क्वेश्चन अभिषेक? ना ठीक हमको है, तो नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर। 1000 पर 180 किया गया, फिर उसके बाद 198 हम लोग के सामने आया, फिर 238 सामने आया, 305 सामने आया। ये 4 टैक्स अमाउंट सामने आया, जो कि सामने वाले पार्टी से वसूला गया। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है 305। तो ये हम लोग साफ अब देख सकते हैं कि ये टोटल का टोटल अमाउंट जो है हम लोग किस पे बर्डन डाल रहे हैं, लास्ट कंज्यूमर पे, जो इसको लास्ट में परचेज कर रहा है। ये तो पक्का है कि भाई हम लोग सब, मतलब कि इससे किसी भी प्रकार के बिजनेसमैन को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, किसी से जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज होने से, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो अपना वो मार्जिन रखते हुए अलग से जीएसटी उनसे ले लेंगे। ठीक है? ठीक है ना? सबका ठीक है? सब ओके? अब इसको एक और तरीका से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैसे होता है और थोड़ा अच्छे से इस बार करते हैं। इस बार तुम ही लोग कुछ एग्जाम्पल बोलो। कोई भी एक एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल क्या? कोई बोले भाई। चलो ठीक है, हमें शुरू करते हैं। फिर से वही मैन्युफैक्चरर जो कि सेल करेगा किसको, किसी डीलर को, जो कि जाएगा किसी होलसेलर के पास, जो कि जाएगा किसी रिटेलर के पास, और लास्ट में पहुंचेगा कंज्यूमर के पास। ठीक है, यही चीज होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं कि 1000 रुपीज का ये सेट बनाया, उसी चीज को वापस से कर देते हैं अच्छा से यहाँ पर सारा एक पेज में। ठीक है, 1000 रुपीज का अमाउंट रहा, टैक्स चार्ज किया 180, टोटल हुआ 1180। जो कि हैंड में गया किसके, डीलर के। ठीक है, ये चार्ज किया 1000 पे अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट परसेंट को चार्ज किया 100 रुपीज, इसको बनाया ये 1100, इस पे ये टैक्स चार्ज किया, कितना निकाले थे हम लोग 1100 का 18% ना 198 चार्ज किया। ठीक है, टोटल बिलिंग अमाउंट इसका बनाया कितना 1100 1298 1298 कुछ ऐसे कुछ आता है। हाँ 1298। हाँ ठीक है, ये 1100 सामने वाले पार्टी को कोट हुआ, ये अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखा है, कितना हम लोग लेकर के चले थे उस समय 10% ही शायद ये था, तो 1210% लिए थे और इसको 1320 1320 किए थे। 20% पे लिए थे और इसको 1320 किए थे। ठीक है, और इस पर जो है हम लोग टैक्स कितना चार्ज किए थे 238,
238 जो कि हुआ था 1558, ठीक है। फिर ये रिटेलर के पास गया था 1320, ठीक है। ये इसको कोट किया सीधा का सीधा कितना पे, कुछ प्रॉफिट रखते हुए मार्केट में, सीधा का सीधा 2000 पे, जो कि कंज्यूमर के हैंड में गया। 1320 पे ये कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखा, टैक्स निकाले हम लोग कितना, 305 एंड 1694, तो 305 और ये आया था 16, प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख दिया टैक्स अमाउंट, 1694 ठीक है। और टैक्स हुआ हमारा 305, माइनस कर लो इसको, कितना प्रॉफिट उसको आ रहा है, 1694 माइनस 1320, 374 रुपीज उसको प्रॉफिट मार्जिन है इस पे, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर टोटल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टैक्स जो है टोटल यहाँ पर कैसे कैसे पेमेंट हुआ। इसने 305 पेमेंट किया, बोला सर पहले से हम 238 पे कर चुके हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 305 माइनस 238 67, 70 कैसे हुआ, सॉरी 67, हाँ ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 238 माइनस 198 40 रुपीज, ठीक है। और 198 18 रुपया, माइनस 180, तो ये हमारा आया 18 रुपीज, ठीक है। टोटल ऐसे हुआ। और इसने गवर्नमेंट को पे किया होगा 180 रुपीज, ठीक है। तो ये चारों अमाउंट जोड़ो, 180, 18, 40 और 67, ऑब्वियस है कि वो आएगा 305, क्योंकि इसी में से बैक कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सा बात है ना कि ये आएगा, करने की जरूरत नहीं ना है, ये 305 आएगा टोटल, कंफर्म ना। हाँ ठीक है। तो गवर्नमेंट को टोटल कहाँ कहाँ से पेमेंट मिला, मैन्युफैक्चरर से, डीलर से, होलसेलर से और रिटेलर से, सब लोगों ने अपना अपना पेमेंट किया 180, 18, 14, 67, ठीक है। कितना 305, और वो 305 कहाँ पर आया है, टोटल अमाउंट बन के 1694 पे, ठीक है। तो 1694 पे 305 जो पेमेंट था वो टोटल कौन पे किया, तो कंज्यूमर। तो बर्डन टोटल किसका बना, कंज्यूमर का, ना ही मैन्युफैक्चरर का, ना ही डीलर का, ना ही होलसेलर का, ना ही रिटेलर का, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली अपना चार्ज क्या कर रहा है, बिल्कुल अलग से कलेक्ट कर रहा है और लेकर के गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का बन जाता है जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं जीएसटी लाइबिलिटी। और ये जो हम लोग पहले पेमेंट कर चुके हैं ना, ये 238 जो हम लोग परचेज करते वक्त, यानी कि जब सेलर जो परचेज कर रहा था तो उस समय वो जो पेमेंट किया था, उसको एक टेक्निकल नाम दिया गया, उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाम से भी बहुत क्लियर होगा कि क्यों बोला गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इसको एक टेक्निकल नेम दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, काम खत्म है। नॉर्मल सा बात है कि सामान लेते वक्त जो टैक्स पे किए, यानी कि जब इनपुट हम लोग कर रहे हैं, देखो सामान दो ही तरीका से होता है, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड। अकाउंट्स में थोड़ा मोड़ा अगर हो तो पढ़े हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इनवर्ड हो रहा है और आउटवर्ड हो रहा है, तो उसके नाम पर रख दिया गया इनपुट आउटपुट, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टैक्स, यानी कि टैक्स का इनपुट हम ले रहे हैं हम लोग सामान लेते वक्त, और आउटपुट कर रहे हैं क्या चीज, टैक्स लेते वक्त, ठीक है, तो बेचने वक्त। तो इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हमारे लिए क्या बन रहा है, एक तरह का बेनिफिट, जो कि मेरे लिए क्या बनेगा, क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा बनेगा 305, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक लाइबिलिटी, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक तरह से एक तरह का एसेट्स, जो कि इसको सेट ऑफ करेगा, ठीक है। इसीलिए इनपुट टैक्स रेट, अब समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप लोग एक नया वर्ड जाने, उसका नाम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ भी नया चीज बताने में ये चीज आ ही रहा था। ठीक है, मतलब नया कुछ भी घुसो तो उसमें बता ही था ही कि भाई आपको ये चीज वर्ड आना ही था, तो आना था तो भाई समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, हम्म। तो और कुछ बात इस पे, किसी को कोई डाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट पे? थोड़ा मोड़ा आइडिया हुआ अच्छे से, मतलब पूरी तरह से तो क्लियर नहीं होगा अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन एक तो मतलब थोड़ा आइडिया तो हो गया ना? हम्म। हाँ ना, कुछ बोलो सर। हाँ हाँ नहीं। हाँ हाँ सेट तो हाँ। हाँ, ठीक है। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। अब जीएसटी में जो ये हम लोग चीज पढ़े, एक कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो तो ऑब्वियस सा बात है कि भाई हम लोग समझ रहे हैं कि टैक्स किस पे चार्ज किया जा रहा है, आपके टोटल सेल्स पे चार्ज किया जा रहा है, ये तो समझ रहे हो। क्योंकि सेल का जो फाइनल वैल्यू जो हम लोग का आया 1694, हम लोग उसी पे टैक्स टोटल पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को 305। देखो यहाँ पर क्या कहीं पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है क्या? ओवरलैपिंग नहीं बोल के ये बोलते हैं कि कहीं पर भी डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या? नहीं डबल ना हो रहा है। नहीं क्योंकि नहीं। देखो जब 1000 रुपीज, ठीक है, का सामान था, उस पे 100 ऐड हुआ, इस पे और 220 ऐड हुआ, यहाँ पे 374 ऐड हुआ। ठीक है, थ्री ना बेसिकली ऐड हो सब गया कुछ है। टैक्स अपने ठीक है, प्रॉफिट पे कर रहे हैं, ना ही कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं। नहीं टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही पे हो रहा है, लेकिन यही है कि अलग अलग जगहों से पे हो रहा है। ठीक है, इस 1000 पे अगर नहीं, गवर्नमेंट को हम बात केवल कर रहे हैं। प्रॉफिट, अगर केवल प्रॉफिट पे कर रहे होते तो क्या इस 1000 पर हम लोग टैक्स पे कर रहे होते? क्या नहीं ना पे कर रहे होते, इस पर नहीं लगने वाला आप जो मार्जिन है केवल नहीं उस नहीं पे हम कर रहे होते। नहीं हम वो नहीं बोले, हम बोले गवर्नमेंट का बात की कि हम लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर रहे हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग पे ही पे कर रहे हैं। टैक्स तो नहीं हम नहीं दे ही रहे ऐसा ऊपर वाले नहीं को। है। जैसे अगर नहीं नहीं होलसेलर ऐसा नहीं है। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग टोटल अपने कॉस्ट पे कर रहे हैं, बस यही चीज समझना है यहाँ पर, कि हम लोग टोटल टैक्स पेमेंट जो कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। बस यही है कि जो हम लोग पहले से ऑलरेडी किसी को टैक्स पे किए हुए हैं, ठीक है, हाँ तो उसको उसका लेस कर, उसका हमको क्रेडिट हमको मिल क्रेडिट जा रहा मिल है। जा रहा है, बस ये समझो। ठीक है, हाँ क्योंकि हम लोग जो भी सेल हाँ। प्राइस रखेंगे उसी सेल प्राइस पर हमको टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, हम्म, इसीलिए हम्म। टोटल अमाउंट पर लेकिन हम जो लोग पे टैक्स कर रहे हैं, अमाउंट हम यानी ऑलरेडी। कि 1694 पर पे कर रहे हैं, ना कि केवल इस प्रॉफिट। मान लो कि इस 1000 पे वो 100 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन रखे हुए था, तो टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? 100, 200, और यहाँ पर हो गया 220, यानी कि 200, 440, और ये 694। देखो बिल्कुल वही सेम अमाउंट आ रहा है। 1000 रुपीज का सामान है जो कि 1694 में बिक रहा है। ठीक है, तो क्या वो इस मार्जिन पे पेमेंट कर रहा है? 694 पे नहीं ना, 694 पे वो टोटल पेमेंट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। किस पे हो रहा है? 1694 पे हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज है कि टोटल 1694 पे जब पेमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये केवल प्रॉफिट मार्जिन पे पेमेंट हो रहा है। हाँ, ये दिखता ऐसा है कि प्रॉफिट मार्जिन पे हो रहा है बाद वाले कस्टमर के लिए, लेकिन उसको ऐसा दिखने पर ये बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सेल पर वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, सेल पर वो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, और उस पेमेंट ऑफ टैक्स में उन लोग को जो इनपुट टैक्स रेट मिला हुआ है उसका वो क्या कर रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं टैक्स नहीं पे करने के लिए। ठीक है, यानी कि उसको माइनस करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अब समझ गए? तो टोटल सेल्स वैल्यू पर ही टैक्स पेमेंट हो रहा है, इतना तो समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। अब नहीं होता ठीक। है कि जब आप सामने वाले को बिल बनाएंगे, तो उस बिल बनाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो उस समय सामने वाले पार्टी को आपको क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर बिल देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी शॉप में ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर जीएसटी इनवॉइस आपको मिलता है, उसमें आप प्रॉपर सारा डिटेल, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन जब ध्यान देंगे अभी बताएंगे, तो वो सारा डिटेल जो है उसमें मेंशन होता है कि हाँ भाई ये डिटेल है, और वो डिटेल उनको इनपुट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि एक बिल बुक में होना क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम बिल बुक का सैंपल बना के रखे हुए हैं, और क्या क्या कंटेंट है वही नाम लिख करके रखे हुए हैं।
ठीक है। तो एक बिल बुक लगभग ऐसा ही दिखता है ना। हम्म। हाँ हाँ। तो एक बिल जब आप सामने वाले पार्टी को दे रहे हैं, जैसे मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर था उसका नाम था एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और जो सामने वाला डीलर था उसका नाम था डीईवाई लिमिटेड, ठीक है। तो जो सामने वाला हाँ पर्सन है वो अपना सारा डिटेल यहाँ पर लिखेगा नेम में, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। उसको अपना प्रॉपर एड्रेस और पूरा एड्रेस लिखना होगा इंक्लूडिंग पिन कोड, ठीक है, याद रहे उसको पूरा का पूरा अपना एड्रेस लिखना होगा यहाँ पर, कि वो जो उसका जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स जहां से हो रहा है उस जगह का, ठीक है, पूरा का पूरा एड्रेस लिखना होगा। उसको अपना जीएसटी नंबर देना होगा, अपना जिस डेट में कर रहा है उस डेट देना होगा, और अपने बिल बुक का एक सीरियल नंबर देना होगा, और वो नंबर बिल्कुल मिसमैच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो उसको करना होगा, ठीक है। तो ये डिटेल उसको अपना यहाँ पर देना होगा। ये वाला पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं, इस पोर्शन में जो है उसको अपना देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि वैसा कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। हम एक ओवरऑल फॉर्मेट एक बना करके दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या देना होगा, ताकि ये आप लोगों को बाद में जब देखें तो मेमोराइज करके थोड़ा याद करने में आसानी रहे, इसीलिए ऐसा बना दिए हैं। बेसिक फॉर्मेट। हाँ। HSN क्या बताए थे आप कल? क्या HSN क्या बताए थे? HSN क्या बताए थे? देख लेना, कल का देख लेना सबसे कि आगे क्या लिखे बताए उसका थे, फुल ठीक है। फॉर्म। ठीक है सॉरी। तो नेम और एड्रेस और उसका अपना जीएसटी नंबर, किस डेट में दे रहा है वो, और उसका सीरियल नंबर, और सामने वाले यानी कि जिस पार्टी को अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी है उसको देना कि हाँ भाई आप इसको दीजिए अगर वो रिक्वायर्ड होता है तो, ठीक है। यानी कि उस पार्टी का नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, ठीक है। याद रहे एड्रेस पूरा मेंशन करना है, ठीक है, खास करके कब, जब आप अदर स्टेट में किसी को सामान भेज रहे हैं तो उसमें इस एड्रेस में कंप्लीट डिटेल होना चाहिए इंक्लूडिंग पिन कोड, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाला चीज है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और वो स्टेट कोड अगर आप नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत ये होगा कि उस पर एक पेनाल्टी चार्ज होता है जिसका अमाउंट है 25,000 रुपीज, ठीक है, और वो पेनाल्टी आपको पे करना पड़ सकता है। इसीलिए इस पे बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप सामने वाले पार्टी को एक जीएसटी बिल दे रहे हैं तो आप ये पूरा मेक श्योर कीजिए कि उसका कंप्लीट एड्रेस हो, ठीक है। समझ गए? आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स देना है कि भाई कौन सा सामान बेच रहे हैं, जो भी सामान दे रहे हैं उसका HSN नंबर एक होगा वो देना है, ठीक है। वो HSN वो हार्मोनियल समथिंग करके कुछ था उसका ना। हाँ हाँ, बताए नहीं थे कल, लिंक हाँ हाँ भेजे भी बिल्कुल तो थे बिल्कुल तुम लोग को, वही देखा था। नहीं है। अरे नहीं नहीं वही था बिल्कुल। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ हाँ बिल्कुल ऐसे कुछ। न्यूमेनोमेनक्लेचर, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ठीक है। तो जो भी उस प्रोडक्ट का जो भी HSN नंबर होगा वो मेंशन करना होगा, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा, और ये भी आपको अपने बिल में बिल्कुल मेंशन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं यानी कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है कि आपको टैक्स सेपरेटली आपके इनवॉइस में दिखाना कंपलसरी है, ठीक है, कि आप दिखाएं कि भाई कितना टैक्स जो है हम सामने वाले पार्टी से ले रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सेपरेट और साफ साफ तरीका से दिखना चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स जो भी होगा वो चार्ज करेंगे। कल हम बताए थे कि कौन कौन सा टैक्स होता है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। अगर उससे मान लो कि विद इन द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यही अगर आप यूनियन टेरिटरी में अगर विद इन द स्टेट अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। अगर इंटर स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें आईजीएसटी जो है मेंशन करके आपको टैक्स रेट चार्ज करना होता है, ठीक है। क्या प्रोडक्ट पे क्या रेट है उसका लिस्ट आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है, देख लेना। उसमें वहां का जो भी ऑथराइज्ड की पर्सन होगा उसका एक सिग्नेचर चाहिए होगा, ठीक है।
कुछ कुछ केस में जो है गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि आपको एक क्यूआर कोड भी जनरेट करके आपको इस पे देना होगा, ठीक है। कुछ कुछ केस में, अगर जिस केस में गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है, वो आपको करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट उस चीज को स्पेसिफाई करती है, ठीक है। इफ गवर्नमेंट स्पेसिफाई टू डू सो, अगर करती है तो आपको ये क्यूआर कोड जो है करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल में क्या क्या होना चाहिए? खुद का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, किस डेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर, जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका नाम, उसका फुल एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड है और सामने वाला पार्टी उसका क्रेडिट लेना चाहता है तो उसका जीएसटी नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी उसका आइटम होगा उसका एचएसएन इस गुड्स का, ठीक है। उसी का क्वांटिटी, रेट और वैल्यू जो भी होता है वो आप दीजिए, ठीक है। टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो भी निकल के आएगा उस पर टैक्स आपको अलग से दिखाना है कि इस अमाउंट पर कितना टैक्स आपसे चार्ज करके टोटल अमाउंट आपसे लिया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। ये एकदम मैंडेटरी ये सब चीज पार्ट है, ठीक है। एक ऑथराइज सिग्नेचर पर्सन जो भी की पर्सन होगा, और एक क्यूआर कोड जो भी अगर गवर्नमेंट उसको करने के लिए पहले से बोलती है या किसी अदर नोटिफिकेशन में वो बोलती है कि भाई अब से आपको ऐसा करना होगा, तो आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके उसमें अटैच करना होगा, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है? अब आते हैं आगे। तो हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्स का थोड़ा थ्योरी समझ में आया कि हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगा? पहला, सेल कितना हम लोग किए हुए हैं। दूसरा, परचेज कितना किए हुए हैं, ठीक है। सेल पर हम लोगों ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है। परचेज पे हमने कितना ऑलरेडी टैक्स पे किया है, जिसको हम पहले क्या बताए, आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये करेंगे। जो भी अमाउंट यहाँ से निकल करके आएगा उसका जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा, पेबल टू गवर्नमेंट है, हो जाएगा ना। ये अमाउंट निकल के जो आएगा वही पेबल टू गवर्नमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको इस चीज का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, इंक्लूडिंग ये जो बिल आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसको, ये जो आप बिल इशू कर रहे हैं उसको, और ये चीज आपको करना होगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि ये बिल जो है कितना कॉपी इसका करना होगा। तो यहाँ पर हम देखो लिख दिए हैं, ठीक है, कि 3 कॉपी जो होता है इस बिल को बनाना पड़ता है, ठीक है। कि मैनर्स ऑफ इशूइंग इनवॉइस कितना होगा आपका, 3 होगा। एक किसको जाएगा, ओरिजिनल कॉपी, जो कि रेसिपेंट के पास चला जाएगा, मतलब कि जो सामान लेगा, ठीक है। द डुप्लीकेट कॉपी बीइंग मार्क एज ए डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, अगर बीच में ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको चला जाएगा। द डुप्लीकेट कॉपी बीइंग मार्क एज डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, ठीक है। सही है, समझ गए ना। यही चीज अगर जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब सर्विस आप प्रोवाइड करने जाते हैं, गुड्स और सर्विस दोनों का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं उसमें बोलता है कि 2 ही करना है, क्योंकि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ये तो पता ही होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसी से डायरेक्ट सर्विस उसको लेना होगा। बीच में ट्रांसपोर्ट के थ्रू सर्विस किसी को थोड़ी दे दिया जा सकता है, ठीक है। 1% टू 1% सर्विस होगा, इसमें वही 2 कॉपी, एक कॉपी मेरे पास, एक कॉपी उसके पास, कहानी खत्म। तो यहाँ पर जो हम आपको बताए थे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर इसी तरह का बिल आप बनाइए, और बिल अगर सर्विस आप प्रोवाइडर हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस लिखिए, उसका एचएसएन लिखिए और वैल्यू लिखिए। क्वांटिटी और रेट तो दिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर कुछ वैसा होता है तो ठीक है आप लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू दीजिए, रेट ऑफ टैक्स उसमें भी आपको उसी तरह से, सब कुछ इसी तरह से होगा। बस क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस यहाँ लिखिए और यहाँ पर आप उसका एचएसएन नंबर उसका लिखिए, ठीक है। जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है, उसका जो भी एचएसएन नंबर मेंशन पहले से वो दीजिए, ठीक है। और करके यही 2 चेंजेज उसमें आएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर का प्रोवाइडिंग के लिए, प्रोवाइडर्स के लिए शायद क्यूआर कोड अभी तक कोई कंपनी को नहीं बोला गया है कि आपको ये देना है, ठीक है। अभी जो गुड सप्लाई लोग करते हैं केवल उन्हीं के लिए भी आया हुआ है कुछ कुछ काम में, जैसे कि
खास करके जो ऑनलाइन जो काम होता है उसमें ये चीज आया हुआ है, ठीक है। बाकी वैसे नहीं आया हुआ है अभी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्यूआर वाला मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी तो वैसे अभी किसी के लिए नहीं है, जिसके जिसके लिए स्पेसिफाई किया गया है केवल वही लोग करते हैं, ठीक है। तो समझ गया हम लोग को क्या चाहिए होगा, 3 चीज, सेल बुक, परचेज बुक और बिल। ये 3 चीज जो है हम लोग को कंपलसरी जो है मेंटेन करना ही करना होगा, ठीक है, एटलीस्ट। और ये शब्द है एटलीस्ट, मतलब उसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट आपसे कुछ डिटेल मांगती है, लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका ट्रांजैक्शन डिटेल और ये सब, तो आपको वो सब भी उनको सबमिट करना होगा। तो बात आता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, इतना बुक्स मेंटेन करना, ये सब करना, तो क्या ये सब कोई के लिए पॉसिबल होगा? बताइए, नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या काम कीजिए, आप केवल ये मेंटेन कीजिए। सेल तो मेंटेन कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कितना सेल कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा भाई, कि टोटल हम सेल कितना कर रहे हैं, हाँ पता है। आप एक काम कीजिए, इसी पर केवल हमको टैक्स पे कीजिए। हम आपको एक काम करते हैं, एक छोटा सा टैक्स रेट आपको हम दे देते हैं। मान लीजिए कि बोल दिए कि इस पर आप 1% जो है हमको टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है, इस सेल अमाउंट पे। हम आपसे नहीं पूछेंगे आपका परचेज कितना, आप बिल कैसे देते हैं, आप टैक्स पेमेंट, आपका आईटीसी क्या है, आपका बैंक स्टेटमेंट क्या, हम कुछ नहीं पूछेंगे। आप बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, हम कुछ नहीं पूछेंगे। हम आपसे केवल ये जानेंगे कि आप टोटल सेल के क्या किए हैं, आप उस पर हमको 1% टैक्स पे कर दीजिए, आप बेफिक्र रहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको इस तरह का बेनिफिट मिलता है, कुछ बोल रहा है क्या अभिषेक? नहीं भैया, नहीं नहीं। तो हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको इस तरह का बेनिफिट दिया जाता है, तो क्या उन लोगों को रजिस्टर्ड कराना होता है? हाँ, वो लोग भी रजिस्टर्ड कराते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि कैसे रजिस्टर्ड कराते हैं। तो उनके लिए एक अलग से बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को नॉर्मल में नहीं रख करके, आप अपने आप को, एक टेक्निकल नाम यहाँ पर भी दिया हुआ है जिसको बोला जाता है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, उसके अंदर आप जाकर के रजिस्टर्ड हो जाइए, और रजिस्टर होकर के ये वाला फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात आता है कि तो भाई हम सबको यही क्यों नहीं करें? नॉर्मल सा क्वेश्चन जनरेट होगा कि सबको यही क्यों नहीं करेगा, ये तो बहुत इजी है, काम भी कम होगा, केवल 1% पे भी करना पड़ता है। ऐसे हम लोग को 18% पे करना पड़ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में? है? आ रहा होगा कि ऐसे तो भाई हम लोग अभी तक देख रहे थे 18% पे करना पड़ रहा है। तो बात आता है कि हाँ, दिक्कत क्या है इसमें, कि जो आपको ये वाला जो बेनिफिट मिल रहा था ना, ये वाला बेनिफिट, ये वाला इनपुट क्रेडिट, आईटीसी वाला, ठीक है, ये बोलता है कि इसका बेनिफिट फिर हम आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये जो 305 आप कंज्यूमर से कलेक्ट किए ना, ये पूरा का पूरा हमको आप पे कर दीजिए। आप पहले क्या पे किए क्या नहीं किए, हम आपसे ये रिकॉर्ड भी नहीं मांग रहे हैं कि आप परचेज क्या किए क्या नहीं किए। तो हम देखने भी नहीं जाएंगे कि आप, हम पहले वाला पार्टी हम क्या पे किया क्या नहीं किया, ये सब भी चक्कर में आप नहीं जाइए, और पूरा का पूरा ये अमाउंट पे कर दीजिए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि सर हम आपको 305 पे करें, तो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, आपको 18% नहीं पे करना है, यहाँ पर आपको कितना पे करना है, 1694 का 1%। तो ये कितना निकल के आएगा, कुछ 16.94 रुपीज है। लेकिन वो टोटल पेमेंट यहाँ पर कितना कर रहा था, 67 रुपीज। तो देखो यहाँ पर उसको बेनिफिट मिला, 67 रुपीज एक्चुअली पे कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअली पे अब कितना कर रहा है कंपोजिट स्कीम में, 16.94 रुपीज, यानी कि 17 रुपए करीब पे कर रहा है, ठीक है। उसको एक चीज का नुकसान तो हो गया कि ठीक है भाई हमको ये इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसके चलते इसको बेनिफिट मिल गया। लेकिन ये बेनिफिट अभी दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पर 67 माइनस कुछ 18 रुपीज हुआ, सॉरी 17 रुपीज, तो हमको करीब कितना का बेनिफिट मिल गया, 50 नहीं 40 रुपीज का, 40 रुपए के करीब में हमको यहाँ पर बेनिफिट जो है हमको दिख रहा है कि भाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 40 रुपया दिख रहा है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन बड़ा होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रांजेक्शन्स बड़ा होगा और प्रॉफिट मार्जिन कम, तो उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे बताते हैं, जैसे 15 लाख का आपका सेल हुआ है,
15 लाख नहीं रखते हैं, 15 करोड़ रखते हैं, ठीक है। 15 करोड़ का सेल हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसमें मात्र 3% ही मार्जिन जो है आप काम करते हैं, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3%, तो 15 करोड़ का 3% कितना हो गया, 45 45 लाख, ठीक है। 45 लाख के अराउंड आपका 4,50,000। 1 करोड़ का 3 लाख 4 लाख, अच्छा हाँ 4.5 लाख हो गया, यही ना। हम्म, हम्म। 4.5 लाख हो गया, ठीक है। अब इस पे जो है बोलता है गवर्नमेंट की आप कौन से स्कीम में आते हैं, तो चलो पहला स्कीम लेते हैं कि भाई नॉर्मल में आते हैं। नॉर्मल में आप क्या किए होंगे, पहले नहीं, पहले कंपोजिट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट वाला, कंपोजिट वाले का पहले देख लेते हैं। कंपोजिट वाले का तो सिंपल सा बात है कि भाई आप इस पे क्या कीजिए, 1% हमको पे कर दीजिए, है। तो इसका कितना हो जाएगा, 15 लाख। भाई 15 लाख आप क्या कीजिए, मेरे को पे कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं, अब अगर ये 3% मार्जिन पे काम कर रहा है, तो हम लोग पहले देखे हुए हैं, जो हम लोग कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को पता है कि उस 3% पे ही हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। हम लोग को ये बात पता है ना कि उस मार्जिन पे ही हम लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका कितना अमाउंट निकल के रखा हुआ है, 4.5 लाख। 4.5 लाख पे हम लोग को यानी कि 18% पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका मार्जिन है, यानी कि 15 करोड़ का अगर वो लिया है, अगर ये इतना 4.5 लाख हो रहा है, यानी कि वो 12 कितना बन जाएगा इसका, 14 हम बोला था करोड़। 15 करोड़ का 3% 45 लाख रुपए होगा। तुमको हम पीट देंगे, समझा। सॉरी, अरे इतना बड़ा अमाउंट ले लिया, हम देख के हमको प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। 15 करोड़। 1 करोड़ का 3 लाख हो जाएगा, 15 करोड़ का 45 लाख। 45 लाख ही होगा, हम सही किए थे, ठीक है। तो 40 लाख 45 लाख होगा, ठीक है। सॉरी। तो 45 लाख पे 18% उसको चार्जेस लगेगा। अराउंड इसका निकल के आ रहा है कितना, 8 लाख। जबकि हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं गवर्नमेंट को कंपोजिट स्कीम के अंदर, 15 लाख। लेकिन यही नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो कितना पे कर रहे हैं, 8 लाख। क्यों, क्योंकि हम लोग का सेल वैल्यू बड़ा है और मार्जिन कम है। तो उस केस में अगर आप कंपोजिट स्कीम वाले लोग होते हैं तो उनको नुकसान होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है ना, डाउट क्लियर है ना सिमरन, हाँ सही है, हाँ ठीक है। तो इसीलिए ये आपको अपने तरह से देखना है कि भाई जो है हम किस स्कीम में जाएं, मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा। हो सकता है मेरे लिए टैक्स बर्डन बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है कि ये वाला बेनिफिट भी आपको मिल जाए। 15 लाख टू 8 लाख कितना, 7 लाख का आपको डिफरेंस मिलेगा। 7 लाख में तो आप एक सीए का पैकेज आप अफोर्ड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। एक साल भर का अगर सीए का पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि आपका पूरा अकाउंटिंग और सब कुछ मेंटेन करेगा, प्लस में आपको और कितने सारे काम में बेनिफिट देगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आप क्या कीजिए, आप 15 लाख में नहीं पे करते हुए आप कंपोजिट स्कीम में नहीं जा करके आप नॉर्मल स्कीम में जाइए और वहां से आप अपना काम कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भाई ठीक है कंपोजिट स्कीम में जा तो सकते हैं, लेकिन कौन कौन लोग जा सकते हैं, उसके लिए कोई रूल्स होगा, कोई रेगुलेशंस होगा, तो हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। उसका हम लोग क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है कंपोजिट स्कीम में जाने के लिए, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पहले कुछ और बात कर लेते हैं। हाँ एक चीज और, कंपोजिट स्कीम वाले में जब बता चुके हैं तो एक चीज बता देते हैं कि जब ये लोगों को कहा जाता है कि आप, अब इसको थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर समझ के देखते हैं क्या लॉ में लिखा है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है कि इस 15 लाख पर आपको पेमेंट करना है। ये तो समझ गए हम लोग कि भाई ठीक है, अगर आपको जो भी पेमेंट 15 लाख नहीं जो भी था मतलब
क्लियर गया? हाँ, समझते हैं आपको कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको किसी भी प्रकार का बिल मेंटेन करने का या ये आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कंप्लीट टर्न ओवर पे हमको टैक्स पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, बोलती है गवर्नमेंट। तो टोटल टर्न कंपोजिट ओवर, बता रहे हैं। हाँ ये कंपोजिट स्कीम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि कंपोजिट स्कीम में एक चीज बताने वाले हैं इसीलिए। ठीक है, टैक्स पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए अब आप सामने वाले से क्या आप अलग से टैक्स वसूली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर आप यही बोलते हैं कि भाई हम 15 करोड़ का सेल करेंगे और ऊपर से हम 1% जो है पब्लिक से ही लेकर के हम आपको पे कर देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, अपने ही अमाउंट में से आपको पे करना है। समझ रहे हो ना? अलग से लेकर के नहीं पे करना। हाँ, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को ही 1% बढ़ा लीजिए। ठीक है, वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं उस तरीका से, लेकिन इसमें आपको तो फिर तो अलग उससे से भी बढ़ टैक्स जाएगा ना नहीं फिर। कलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको अलग से टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। समझ रहे हो ना? गवर्नमेंट जैसे पहले बोलती है ना भाई नॉर्मल स्केल में कि आप भाई आप बिल जनरेट कीजिए, उसमें टैक्स दिखाइए और उस पर आप दिखाइए कि भाई इसमें इतना टैक्स पेमेंट आपको करना है, कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करके आप हमको पे कीजिए, जो भी आप इनपुट टैक्स लिए हैं उसको माइनस करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ बोलता है हाँ। गवर्नमेंट कि आप जो है अलग से नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी उनका टैक्स इनवॉइस होगा अब कैसा होगा? ठीक है, तो उनका टैक्स इनवॉइस बिल्कुल वैसा ही होगा, बस ये वाला जो पार्ट होता है ना रेट ऑफ टैक्स जो अलग से हम लोग चार्ज करके दिखाते हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा फिर। इसीलिए यहाँ पर केवल हम कट कर दिए हैं और सिंपल यहाँ पर लिख दिया कंटेंट ऑफ, और उन लोगों को बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई। उन लोगों को टैक्स इनवॉइस नहीं बोला जाता, जैसे कि इन लोगों को बोला जाता है टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इस पर टैक्स आप चार्ज करके अलग से दिखाते हैं। ठीक है, अभिषेक तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत आवाज हो रहा है, फैन का बंद करो। मेरे वाले से नहीं हो रहा। है? मेरे वाले से नहीं हो रहा, मेरा तो म्यूट होना आपको है। करवाना है क्या? तो मेरा म्यूट है, मेरा थोड़ी ना हो रहा है, उनका हो रहा होगा। अरे मेरा बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। हाँ अभी ठीक है। हाँ देखो अब, तो ये लोग जो टैक्स पे इनवॉइस जो लोग जनरेट कर रहे हैं वो लोग कौन से लोग होते हैं? जो नॉर्मल स्कीम में होते हैं वो टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं, जिसमें कि उन लोगों को टैक्स का जो कंप्लीट डिटेल है वो अलग से दिखाना होता है। लेकिन वहीं पर जो बिल ऑफ सप्लाई जो जनरेट करते हैं उनको अलग से ये चीज नहीं दिखाना होता है, क्योंकि ये लोग अलग से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई, ना कि टैक्स इनवॉइस। समझ गए? और ये दोनों केस के लिए हम बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर के लिए और जो सेल्स में काम करते हैं उनके लिए। जितना भी बात हो रहा है सबके लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग? ठीक है, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे जाने की जरूरत नहीं है कि ये जो है टैक्स इनवॉइस क्या क्या मेंशन होना चाहिए उसमें, ये बताता है रूल 46। ठीक है, जीएसटी के अंदर जो रूल्स लिखे हुए उस रूल्स में जो 46 नंबर है वो ये सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको क्या क्या जो है टैक्स के इनवॉइस में क्या क्या मेंटेन करना है। वहीं पर 46A में ये सारा चीज मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या जो है बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन करना है। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ये चीज नहीं ले सकते। एक्चुअली ये लिखा हुआ नहीं है, केवल कंटेंट लिखा हुआ है कि ये ले सकते हैं और इसके बारे में कुछ दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अलग से जो है एक प्रोविजन बना करके लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है सेक्शन 31(3) अंडर सेक्शन बी में कि टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड इफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं। अच्छा, वो कहीं नोट्स में हम डाले हुए हैं। ठीक है, कहाँ डाले हुए हैं ध्यान पे नहीं आ रहा है, वो देख लेना नोट्स में जब भेजेंगे कि वो किसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है टैक्स इनवॉइस जो है आप सामने वाले पार्टी को नहीं दे सकते अगर आप कंपोजिट स्कीम में जाते हैं तो। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, तो अब जो जो लगता है आज के लिए काफी है इतना। बाकी देख लेते हैं जो जो कुछ है, आज जो जो हुआ उसको थोड़ा कलेक्ट भी कर लेते हैं।
देख लीजिए नोट्स जो बनाए उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। हाउ जीएसटी कम्स ऑन द पेज, मतलब कि कैसे कैसे जीएसटी आता है। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस गुड्स, ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मेक सम एक्सपेंस, एड सम प्रॉफिट मार्जिन एंड ट्रांसफर टू डीलर, जो कि आप लोग को बताया सेम एज अबव, डीलर एक्सपेंस समथिंग एंड एड सम प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू होलसेलर, फिर अगेन होलसेलर एड प्रॉफिट मार्जिन, ट्रांसफर टू रिटेलर। और ये सब किस प्राइस पे होता है, इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि उसमें टैक्स को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि टैक्स को हम लोग बिल्कुल अलग से लिख रहे होते हैं, जैसा हम बताए वहां पे हर इनवॉइस में टैक्स अलग से। तो हर केस में जीएसटी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है। और फाइनल बर्डन किसको जा रहा है, कस्टमर या कंज्यूमर के लिए, ठीक है। सप्लाई और सर्विस में क्या है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टू प्रोवाइड कस्टमर, service to customer by on Service to or customer. by its employee, agents, other service provider, partner, friend, etc. ठीक है, मतलब कि वो खुद सर्विस दे या किसी और के थ्रू सर्विस दे अपने नाम पर, तो वो क्या करेगा, जीएसटी इनवॉइस उसको जनरेट करेगा और जनरेट करके वो पेमेंट कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। टैक्स इनवॉइस के बारे में जो रूल्स में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, हम लोग पढ़ सब चुके हैं, बस यही है कि बस एक बार देख लेते हैं फिर। अंडर सेक्शन 31(1) ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल इशू ए टैक्स इनवॉइस। सिंपल सा बात है कि हम यही बात बोल रहे हैं कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, अपने तरफ से एक टैक्सेबल इनवॉइस जनरेट करके देगा सामने वाले पार्टी को, जो कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है। यही चीज सर्विस के लिए लिखा हुआ है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करता है उसको क्या करेगा, वो टैक्स इनवॉइस जनरेट करके देगा, ठीक है। अलग से क्या लिखा हुआ, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, व्हेन गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट या कस्टमर फॉर सप्लाई, ठीक है। यानी कि जब वो कब, मतलब कि बिल तो है, ठीक है, बिल बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब होगा कि मेरे पास से वो चला गया। ये एक्चुअली लॉ में ये बात लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ गुड्स, लेकिन उसके हम मतलब लिख दिए हैं कि व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट या कस्टमर, ठीक है। यानी कि जब वो कस्टमर, इसका मतलब ही यही है, ठीक है। इसको अलग से मीनिंग नहीं लेना है कि रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब एक जगह से दूसरे जगह हटा दिए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यानी कि जब ये कस्टमर के पास चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर पढ़ते हो रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट, पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट, ठीक है। जिसमें रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को हटाना, जबकि मतलब है इसका यहाँ पर when goods made available to the recipient या कस्टमर। ये लॉ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अलग से वो अच्छा यहाँ पे जो रेसिपेंट है, यहाँ पे जो रेसिपेंट है वो फाइनल कस्टमर है या फिर मतलब कि होलसेलर रिटेलर को दिया उसको भी? देखो, जो सेल कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं बनता है कि आप फाइनल कस्टमर हैं या क्या है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। वो सामने वाले को क्या करेगा, सेल करेगा, नहीं सेल आप करेगा, में दिखे हैं। हाँ, तो वो तो रेसिपेंट ही ना हुआ, वो तो इनवॉइस शैल बी इशूड टू द रेसिपेंट, जो भी सामान, तो रेसिपेंट मतलब जो सेल कर रहा है वही ना, जिसको सेल कर रहा है, मतलब फाइनल कस्टमर नहीं ना, मतलब अगर होलसेलर का, मतलब होलसेलर का रिटेलर को सेल कर रहा है तो भी उसको रेसिपेंट बोलेंगे ना, मतलब। हाँ रेसिपेंट, हाँ ऑब्वियस सा बात है कि जो भी रिसीव करने वाला, जो भी गुड्स रिसीव करने वाला, और जो सेल कर रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप फाइनल कंज्यूमर हैं या फिर आप उसको फर्दर सेल करने वाले, ये में नहीं आता है। हम ये कर सकते हैं कि आप, हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप जो जो डिटेल बोलिएगा अपने बारे में, हम वो इनवॉइस में मेंशन कर देंगे कि आपका नाम ये है, आपका ये चीज है, आपका एड्रेस ये है, आपका ये है, हम वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से तो ये लायबिलिटी नहीं बनता है कि भाई हम ये चीज करके आपको दें, ठीक है, समझ रहे हो। उसी तरह से सेम चीज सर्विस में है, बस यही है कि इसमें टाइमिंग समझ लेना है कि जब आप किसी प्रकार का गुड्स आप सप्लाई दे रहे हैं,
तो गुड्स के सप्लाई में आपको इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल देना है, या तो पहले दे दीजिए या एट द टाइम ऑफ दे दीजिए, ठीक है। सर्विस मतलब कि इसके बाद नहीं देना है, ये नहीं कि आज आप सेल कर दिए और 2 मंथ के बाद बोल रहे हैं कि भाई हम सेल किए थे 2 मंथ पहले, आज आप आपको रिसिप्ट दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। उसका कॉपी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको रिसिप्ट उसी समय जनरेट करना होगा और सामने वाले को देना होगा, ठीक है। और वो डेट और मेंशन करना होगा सीरियल नंबर बिल का कि भाई इस बिल का इस डेट में इसको सेल किया जा रहा है, ठीक है, समझ गए ना। इसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर वाले लोगों के लिए है कि इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। तो होगा कि भाई सर्विस प्रोवाइडर वाले लोगों को इतना छूट क्यों, एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ है ना कि पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब कि जिस दिन आप सप्लाई दे दिए उससे 30 दिन में आपको देना है, समझ रहे हो है? क्योंकि जब आदमी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस समय पता नहीं होता है कि ये सर्विस कितना दिन चलेगा, ठीक है। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट सामने वाले को अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो उसको पता नहीं होता है कि आज वो खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा और उसका सर्विस देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि जिस दिन आपको लगा कि भाई आपका फाइनल सर्विस हो गया, आप उसे सारा पेमेंट ले चुके हैं, ठीक है, तो आप उससे 30 दिन के अंदर लेकिन उसको आप बिल दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर्विस में ऊपर नीचे हुआ हो तो उस पेमेंट को लेकर के आपका चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक फाइनल पेमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन गुड्स में ऐसा नहीं होता है, गुड्स का प्रोडक्ट जो होता है पहले से फाइनल प्राइस एक मेंशन्ड होता है, उसी प्राइस पे आपको सामने वाले को सेल करना होता है। किसी प्रकार का बार्गेन करना होता है तो सेल करने से पहले ही आप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी सामान लेकर के चला गया फिर आके सेल का बार्गेन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऐसा होता है कि सर्विस प्रोवाइड करने के बाद लोग आते हैं और आकर के उससे प्राइस नेगोशिएट करके उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि वो चीज में आपको नहीं करना है। आगे एक छोटा सा चीज है कि अगर आपका वैल्यू लेस देन 200, अगर आप बिल अमाउंट बना रहे हैं और उसमें 200 से नीचे का अगर कोई चीज आप ले रहे हैं दे रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स इनवॉइस देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैनर ऑफ इशूइंग ये तो बता ही दिए कि किस, ये जो सेलर होगा यानी कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा वो 3 बिल बनाएगा और जो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा वो 2 तरह से बिल बनाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट 2 बिल बनाएगा और ये ट्रिप्लीकेट बिल बनाएगा, ठीक है। कंटेंट ऑफ जीएसटी देख ही चुके हैं, कंटेंट ऑफ बिल ऑफ सप्लाई देख ही चुके हैं, ठीक है। ये नाम बस ध्यान पे रखना, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई कौन जनरेट करता है, कंपोजिट स्कीम वाले, जो भी कंपोजिट स्कीम में जाते हैं वो करते हैं। और टैक्स इनवॉइस कौन करता है, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड होते हैं, नॉर्मल रजिस्टर्ड जनरल वाले होल्डर होते हैं, वो जो होते हैं वो जनरल वाले वो टैक्स इनवॉइस जनरेट करके देते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं समझ में आया जो अभी तक, सब ठीक है अभी तक? तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए, ऑल गुड, कि कैसे पूरा चेन चलता है, ये पूरा का पूरा सर्विस प्रोवाइड यानी कि टैक्स को पेज पे आने के लिए कैसे पूरा चेन चलता है हम लोग समझे आज, ठीक है। कुछ बोलो हाँ ना। देखो इस पर कल एक पेज हम बना करके रखे हुए थे जिसको हम कल छोड़ दिए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, वो इसी के चलते छोड़े थे क्योंकि ये सारा चीज बताना था। तो देखो इसको आज पढ़ते हैं, देखो आज पूरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा जो हम लोग किए हैं, क्यों छोड़े थे आज। बिफोर वी प्रोसीड विद द फाइनल knowledge of Indian GST, let us first understand the basic concept of GST. GST is value added tax levied on supply, that is manufacturer or sales of goods and provision of services. क्लियर है नहीं क्लियर है? जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स, इसको समझो कि वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि जो भी आप सेल्स अमाउंट रख रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करके आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, सही है? ये वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि और सेकंड चीज इसको ऐसे और समझो कि ये जो पार्ट हम लोग जब किधर गया दो, हाँ, कि जो भी हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं यानी कि 100 रुपीज पर जो हम लोग बताया था कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है यानी कि 100
यहाँ पर 220 और यहाँ पर 374, उस पर हम लोग टैक्स एक्चुअली पे कर रहे हैं। अभी बात हुआ था ना, ये चीज हम लोग समझने के लिए कर सकते हैं। हालांकि पे तो हम लोग कर रहे हैं सेल्स पे, लेकिन इसका बेनिफिट उठा ले रहे हैं पुराने वाले क्रेडिट से, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो है हम लोग वैल्यू जो एडिशन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग ये टैक्स चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली जो बीच का मार्जिन आ रहा है, हो सकता है इसमें कुछ कॉस्टिंग भी एडिशन हो, ठीक है, उस पर भी एडिशन प्लस में उस पर हम लोग कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें, फिर करें, तो जो भी इस वैल्यू पर एडिशन हुआ उस पर हम लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो हाँ बोलो, सब सही है? सिमरन सही है? हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई, ठीक है। अब सही है यहाँ पे लाइन, दैट इज मैन्युफैक्चरर और सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब कि किसी पर भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ऑफ सेल्स हो, मतलब मैन्युफैक्चरर हो, या सेल्स ऑफ गुड्स हो, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विस के केस में भी हो, कोई मैन्युफैक्चरर भी हो, या कोई मान लो कि डायरेक्ट सेल, यानी कि जो होलसेलर लोग डायरेक्ट सामान लेते हैं और सेल करते हैं, उनके लिए हो, तीनों के कंडीशन में उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस वैल्यू एडेड टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit from the producer point या service provider point up to retailers level, consumer level, thereby taxing only the value added at each step of supply of chain। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, है? सही है ना? जो हम लोग चेन देखे कि पहले वहां ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ, फिर ऐड हुआ, एक चेन बनता गया धीरे धीरे धीरे, और वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है गवर्नमेंट को सब पे कर रहे हैं एक चेन की तरह। एक सीरीज ऑफ सर्ट का चला, जो कि सीरीज वहां से लेकर के मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचा, और सारे जगह एक चेन बनता गया, और चेन जो है क्या बना, एक टैक्स को जनरेट किया उस सारे चेन में, और वो सारा चेन जो है टैक्स पेमेंट किया। ये चीज हुआ। तो यही चीज लिखा हुआ है कि जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट का मतलब वही इनपुट टैक्स रेट के बारे में जो बताए थे कि हर जगह आप क्या कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, कि उसी के बारे में टैक्स रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट या सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू द रिटेल, मतलब कि जिसको जिससे आप लेते जा रहे हैं उससे उससे आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि उसको आप टैक्स पे कर रहे हैं, वही टैक्स रेट वहां से जनरेट हो रहा है, यही वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on the purchase of goods and or services, and can set off this credit against the GST payable on the supply of goods and services to the large supplier in the supply chain, with set of benefits at all the previous स्टेज। एकदम सिंपल वही सारा बात लिखा हुआ है जो हम तुम लोग को यहाँ पर बिल्कुल समझाया पूरा का पूरा, ठीक है, कि टोटल का टोटल पेमेंट जो है कौन कर रहा है यहाँ पर 1694 पे 305 कौन पेमेंट कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर टोटल पेमेंट कर रहा है, ठीक है, वही टोटल यहाँ पर बात लिखा हुआ है। सिंस यहाँ पर देखो आगे जो लिखा हुआ है, ये भी चीज वही हो गया, सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हर स्टेज पर जो हम लोग टैक्स, मतलब जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1000 पे जो 100 रुपीज ऐड कर रहे हैं, उस पर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। Each stage is tax under GST. There is no tax on tax or cascading of taxes under GST। कैस्केडिंग का मतलब हो गया टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, कि टैक्स पर तो हम लोग टैक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग टैक्स को बिल्कुल सेपरेट रख रहे हैं, और सेपरेट रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर को लास्ट में उससे टोटल पैसा दे रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी यहाँ पर कहीं पे भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं ना हुआ है, किधर गया, प्रॉफिट मेकिंग पे हुआ है, यहाँ पर कहीं भी टैक्स ऑन टैक्स तो हुआ नहीं है। टैक्स का सारा चीज देखो चेन हम लोग अलग से यहाँ पर दिखाए हैं, इसीलिए कि ये कहीं से भी ऐसा न लगे कि टैक्स पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। हैं? अब सही है ना सिमरन, सही है? हाँ ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जो कल छोड़े थे हम लोग, ये वाला पेज। और कुछ तो नहीं बचा है तुम लोगों का जो नोट्स में बाकी रहा हो?
जो नहीं समझ में आया हो कुछ भी? सारा हो गया, सारा कुछ हो चुका है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आज बचा हुआ। सारा हो गया तो ठीक है। कोई डाउट एनी, कुछ भी अभी तक कुछ पूछना है? होगा तो कॉल कर लेंगे। हाँ, चीज पूछना है। हाँ बोलो। इनवॉइस पे जो एड्रेस मैंडेटरी है, जिसके ऊपर अगर नहीं दिया जाए तो इवन पेनल्टी भी इम्पोर्टेंस क्यों? नहीं समझे क्या? इतना तो समझे इनवॉइस कि पे तुम बोले ना हाँ, कि एड्रेस पे बहुत हाँ, एड्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये पूछे, उसको पेनल्टी एड्रेस क्यों लगेगा? मतलब अगर एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे तो पेनल्टी क्यों लगेगा? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एड्रेस मेंशन करना, देखो ये पूछ नहीं रही है। दो चीज नहीं इसमें करेंगे, है। वो नहीं करेंगे, लेकिन एकदम डिटेल में जाके क्यों करें? हाँ बताते हैं। नंबर एक, पहले तो लॉ है, जो बोलेगा करना पड़ेगा, आर्गू नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा चीज, रीजनिंग जानना है तो इसके रीजनिंग में ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट क्या रीजनिंग देती है वो उनसे पूछना होगा, लेकिन हमारे तरफ से जो एक रीजनिंग यही आता है कि अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये सेल किसको हो रहा है, खास करके उस केस में जब आउट ऑफ स्टेट सेल किया जा रहा है। जिसको जानना है वही गायब है, ठीक है। खास करके तब जब आउट ऑफ स्टेट किसी को सेल किया जा रहा हो तो पता नहीं चलेगा कि ये जो सेल है एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट किया गया। और आप तुमको बताए हैं जब आउट ऑफ स्टेट सेल होता है तो उसमें हम लोग कौन सा जीएसटी चार्ज करते हैं? आईजीएसटी। ठीक है। तो ये करना बिल्कुल जरूरी है कि ये किस स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि किसको जा अगर रहा है? और किसको जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा जो टैक्स लायबिलिटी है इस पर मेंशन करना जरूरी होगा। वो आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, यूटी जीएसटी होगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जो भी और जब जीएसटी का जितना भी काम होता है उसमें जो होता है ना, जीएसटी का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना वो स्टेट लेवल पे है, ठीक है। जो स्टेट के लोग है ना वो उसको कंट्रोल करते हैं जीएसटी को, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट भी होता है ना वो अंडर कंट्रोलिंग जो जीएसटी होता है वो जीएसटी वैसे ही देखता है, यानी कि वो विद इन द स्टेट ही अपना सारा कुछ देखते रहता है, विद इन द एरिया देखता है। तो वो क्या करेगा कि कभी भी अगर उसको पता नहीं होगा कि ये माल कहाँ भेजा गया और किस जगह पे भेजा गया है तो वो उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए वो डोर टू डोर नहीं ना घूमेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकल के किसी स्टेट में जाकर के वो चीज सेल हुआ है तो एक रिकॉर्ड भी पता चलेगा कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना सामान जा रहा है, उस स्टेट से इस स्टेट का संबंध कितना अच्छा है, ये सब जानकारी भी उसको पूरा रहेगा। समझ गए? ठीक है। हाँ ठीक। और कुछ? हाँ, और एक क्वेश्चन है लेकिन मैं भूल गई, पर बाद में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा हो गया।